गैर आदिवासी जमीन भी यदि सर्वे सेटलमेंट में आए हुए हैं, वह जमीन भी यदि दोबारा बेचना चाहेंगे तो वह केवल आदिवासी को ही बेच सकता शेड्यूल एरिया में कोई कंपनी यहाँ जमीन खरीद सकता है, लगा सकता है, उद्योग लगा सकता है? देखिए, कानूनन ऐसे नहीं है कि शेड्यूल एरिया में आदिवासी की ज़मीन खरीदना गैर आदिवासियों के लिए नामुमकिन है, असंभव है। लेकिन CNT एक्ट में कुछ छेदा है जो 49 सेक्शन के तहत आज उपायुक्त के माध्यम से यहाँ लीज दी जा रही है, जो कि या समता जजमेंट या पी रामिरेड्डी जजमेंट का पूरा उल्लंघन है। पी रामिरेड्डी जजमेंट में स्पष्ट रूप से आदेश दिया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत गैर आदिवासी ज़मीन भी यदि सर्वे सेटलमेंट में आए हुए हैं, वह ज़मीन भी यदि दोबारा बेचना चाहेंगे तो वह केवल आदिवासी को ही बेच सकता है। ऐसे है तो आदिवासी का ज़मीन तो CNT प्रोटेक्ट कर ही रहा है, ऊपर से पेशा कानून भी अलाउ नहीं करता है। तो इस परिस्थिति में यहाँ पर जो भी अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत यहाँ उद्योग स्थापित है, वह उद्योग स्थापित गैर कानूनी तरीके से ज़मीन हस्तांतरित करके बनाया गया है। तो क्या ये पैसा आ जाने के बाद ये सभी वापस हो सकते हैं? बिल्कुल, ग्राम सभा चाहेंगे तो वापस कर सकता है। यहाँ जो प्रदूषण फैला रहे हैं काफ़ी सारे उद्योग, ये ग्रामवासी ये लोग संज्ञान में लेंगे, ये वापस करेंगे कि यह मेरा हित का नहीं है। ऐसे संविधान के अनुच्छेद 19 का उपधारा आपका 6 में है, ये प्रावधान है कि अनुसूचित क्षेत्रों पे ऐसा बिजनेस आप नहीं चला सकते हैं जिससे उनकी पर्यावरण, उनकी जीवन शैली को नुकसान हो। वो तो है, संविधान में है, लेकिन इस चीज़ का यहाँ किसी तरह का CNT और SPT एक्ट का कोई नियमावली नहीं होने के कारण इसका लाभ बाहरी पूंजीपति और प्रशासन उठा रहे हैं, उठा रहे हैं। इसीलिए यहाँ जब ग्राम सभा जागरूक हो जाएंगे, पेशा कानून लग जाएंगे, तो वह ज़मीन वापस वो ग्राम सभा लेंगे, वापसी का अधिकार है। हाँ, यहाँ लगभग 200 करीब माझी बाबा यहाँ बैठे थे और विषय था इसमें 5वीं सूची, उसके अधिकार, आपका पेशा कानून, उसमें जो अधिकार ग्राम सभा के हैं, और केंद्र सरकार जो दस्तावेजीकरण कर रहा है, हमारी परंपरा, हमारी विरासत। तो इन 3 बिंदुओं पर आज बैठक था और लोगों को जानकारी देने का प्रयास था कि ये किस तरीके से हमारी पारंपरिक ग्राम सभाओं को सशक्त करेगा, उनको जो है एक स्थानीय सरकार के रूप में स्थापित करेगा। तो ये पेशा लागू हो जाने के बाद यहाँ के लोगों के लिए क्या क्या फ़ायदा हो सकता है? पेशा लागू हो जाने के बाद में पहली बात तो सबसे बड़ी फ़ायदा है कि जो बाकी राज्यों पर पारंपरिक ग्राम सभाओं को जो नाम से जाने जाते हैं उस रूप में मानता नहीं है कि झारखंड एक ऐसा स्टेट होगा जहाँ पारंपरिक जो ग्राम सभा है, जैसे संथाल पे माझी मुड़े होड़ है, चाहे होड़ ट्राइब से मानकी मुंडा है, चाहे ढोकलो सोहर है, चाहे पढ़ा है, इनके नाम से ही इनको पावर दिए जा रहे हैं। तो उसको पता चलेगा कि नहीं, ये हमारी जो पारंपरिक व्यवस्था सदियों से चली आ रही है उसी को ही मान्यता दी जा रही है। तो इससे आपका उसको समझने में आसान होगा और इनको सामाजिक धार्मिक बहुत सारे ताकत तो थे ही थे, लेकिन लिखित नहीं था। तो पेशा नियमावली के तहत जो है उनकी रूढ़िगत व्यवस्थाओं का विस्तारीकरण जो है इस पेशा नियमावली में होगा, इससे वो लोग समझ पाएंगे अपना अधिकार क्या है। तो जिसको गैर आदिवासी या दूसरे लोग जो है पावर तो है लेकिन उसको मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन पेशा नियमावली आने से वो लोग मानने को तैयार हो जाएंगे, जैसे कि आपका जुडिशियल पावर ही दे रहा है। तो जैसे हम लोग बोलते थे कि IPC और CRPC आदिवासी में सीधे लागू नहीं है, तो लोग मानते नहीं थे। लेकिन अभी जो है पेशा नियमावली लगने के बाद में जैसे झारखंड में प्रारंभिक स्तर पर जो है 36 तो IPC जो पुराना है अभी BNS हो गया, उसका अधिकार दे रहा है। मतलब हर गांव पे एक न्यायालय का गठन होगा, मतलब कि लगभग 16,000 पारंपरिक ग्राम सभाएँ आपका 16 जिला पे शेड्यूल एरिया पे हैं। तो सभी ग्राम सभाओं को जो है आपका जुडिशियल पावर मिल जाएगा, मतलब एक जज की पावर मिल जाएगा, मतलब कि 16,000 गाँव में आपका न्यायालय स्थापित हो रहा है, मतलब एक बहुत बड़ी ताकत मिल रहा है। पुलिस प्रशासन
पहले जैसे किसी को गिरफ्तार कर लेती थी, तो अब जो है गिरफ्तार करने से पहले जो है गांव से अनुमति लेना पड़ेगा, या इमरजेंसी में गिरफ्तार करना होगा तो 48 घंटा के अंदर अंदर उसको बताना होगा किस कारण से उसे गिरफ्तार किया गया और कहाँ रखा गया। तो ये तो आपका न्यायिक स्तर पे जो पावर है वो मिलेगा। प्लस योजनाओं का चयन जितनी भी है, जो 28 विभाग झारखंड सरकार के हैं, सभी योजनाओं का चयन भी आपका पारंपरिक ग्राम सभा कर सकेंगे। लाभुक कौन होंगे उसका भी चयन आपका जो पारंपरिक ग्राम सभा करेंगे। तो जैसे पहले आपका मुखिया व्यवस्था है, इसमें मुखिया लोग जो है किसको लाभुक बना रहे हैं, बिल्डर कौन है, ठेकेदार कौन है, पता नहीं चलता था। लेकिन अब उसका निर्णय जो है पारंपरिक ग्राम सभा लोग ले सकेंगे और अनुशंसा भी वही लोग कर सकेंगे। तो वो तय करेंगे कि किसको आपका कोई भी ठेका टेंडर मिलना है, लाभुक कौन है, अगर घर बनना है तो किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, अगर बिजनेस मिलना है तो प्रायोरिटी में किसको मिलना चाहिए। जैसे पेशा नियमावली में जो प्रारूप है उसमें दिखाया गया कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी, और सबसे वीकर सेक्शन, कमज़ोर सेक्शन होगा गांव पे, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद में महिलाओं को दी जाएगी, विधवा है उसको दी जाएगा, बूढ़ों को दी जाएगी, ऐसे क्या प्रायोरिटी बने हुए। तो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा आपका पेशा नियमावली आने से लाभ उनको हो पाएगा। जमीन को लेकर क्या अब जमीन पे बच पाएगा? आदमी बहुत सारा हेरा फेरी चल रहा है जमीन में, काफ़ी अंकुश लग जाएगा, क्योंकि जमीन वापसी का इसमें अधिकार, बहुत बड़ी अधिकार दिया गया है। इसमें अगर पारंपरिक ग्राम सभा ज़मीन की वापसी के लिए जाते हैं तो अभी जैसे लोग मानते नहीं, लेकिन नियमावली लगने के बाद में उसके पास पावर आ जाता है। तो एक ग्राम सभा अगर खाली नहीं करा पाता है तो बहुस्तरीय ग्राम सभा में 10 गांव मिलके हटाने का प्रयास करेंगे, या आपका 100 गांव 200 गांव मिलके हटाने का प्रयास करेंगे। लेकिन हो सकता है कि बहुत बड़े दबंग बहुत सालों से बसे हुए हैं ज़मीन पर, तो यहाँ लाखों लाख ऐसे प्रोजेक्ट हैं, या बहुत सारे ज़मीन आपका अवैध कब्जा करके जो है वर्षों से बैठे हुए हैं। तो ज़मीनों को वापस करने का अधिकार इनको मिल गया है, और जहाँ जहाँ ये लोग वापस नहीं कर पाएंगे वहाँ आपका प्रस्ताव पारित करेगा ग्राम सभा कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, और हटाने के लिए क्या पुलिस बल चाहिए होगा, क्या उनको हटाने के लिए पारामिलिट्री या मिलिट्री चाहिए होगा, और कितने दिन में खाली कराना है, ये सारे प्रस्ताव डाल के देंगे तो ज़मीन वापसी हो जाएगा। ये तो बढ़िया बात है। दूसरी बात, जो ज़मीन हस्तांतरण जो है, जिसमें CNT SPT एक्ट का कानून रहते हुए जो है यहाँ बहुत ज़्यादा उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि DCA कार्यालय में दलाल, ज़मीन दलाल माफिया लोग बैठ के जो है ज़मीन का अनुमति लेकर जो है ज़मीन खरीदते हैं। आपको पता ही नहीं चलता आपके क्षेत्र में ज़मीन बिक गया, और जो ज़मीन खरीदता है 10-15 साल के बाद आता है, घेरा मारता है, तो तब पता चलता है कि ज़मीन आपको बिक गया। लेकिन पेशा नियमावली में अभी ये नियम बन गया कि आपका राजस्व विभाग को जिस ग्राम सभा से कंसर्न जो ज़मीन है उसके दस्तावेज हर साल उसको देना होगा कि कौन कौन सा ज़मीन खरीदेगी है, बिक्रेगी उसके एरिया में। तो पारंपरिक ग्राम सभा को पता चलेगा कि ये ज़मीन कितने जो अवैध बिके हैं, खरीदे हैं, तो उनको वापसी करने की प्रक्रिया जा सकता है, उस पर अंकुश लगा सकता है। एक तो ये है। दूसरा, CNT एक्ट में पहले केवल DC ही जो है अनुमति देता था ज़मीन का, लेकिन अब इस नियमावली के लागू हो जाने के बाद जब तक पारंपरिक ग्राम सभा जिस क्षेत्र पे वो ज़मीन का हस्तांतरण से संबंधित है या ज़मीन खरीद बिक्री हो रहा है CNT SPT एक्ट के तहत, जब तक अनुशंसा नहीं करता है ग्राम सभा तब तक DC जो है अनुमति नहीं दे पाएगा। तो इसमें ज़मीन के अधिग्रहण, ज़मीन के आपका जो खरीद बिक्री पे जो है अंकुश लगेगा, वापसी में भी आपका लोगों को फ़ायदा मिलेगा। साथ में ज़मीन आपका अधिग्रहण में अभी भी थोड़ा सा आपका जो है झारखंड में जो कानून बना था 2015 में, आपका JLR जो है, झारखंड लैंड एक्विजिशन सेटलमेंट एक्ट रूल्स 2015, जिसमें कोरम सिस्टम ग्राम सभा का है। तो इस चीज़ को राज्यपाल चाहेगा तो आपका जो है एक अध्यादेश ला के जो है गजट नोटिफिकेशन कर सकता है कि सर्वसम्मति से ही ज़मीन की आपका अधिग्रहण होगा। तो ये संशोधन हो जाएगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इसकी प्रक्रिया और आपका ये चल रहा है। तो ज़मीन अधिग्रहण में भी आपका अंकुश लगेगा आपका पेशा नियमावली आ जाने के बाद में। बहुत सारे ऐसे इस क्षेत्र में कंपनियां हैं जो लगाए हुए हैं आदिवासियों की जमीन पर शेड्यूल एरिया में, तो क्या इसके बाद भी लगाया जा सकता है? वो DC के अनुमति से या उनके संरक्षण में बहुत सारे कंपनी लगाया गया है जो अभी कई सारे प्रदूषण फैला रहे हैं इस क्षेत्र में। तो इस क्षेत्र में अभी बहुत सारे आपका पारंपरिक ग्राम सभा का पावर हैं, प्रदूषण से संबंधित, आपका सामाजिक जो ऑडिट से संबंधित, प्लस जो फैक्ट्री लगेंगे उसके कर्मचारियों को के कार्यों का समीक्षा करने का अधिकार,
ठीक है। आपका ग्राम सभा में क्या फ़ायदा हो रहा नहीं फ़ायदा हो रहा वो है। प्लस आपका जो हमारी परंपरा हमारी विरासत में दस्तावेजीकरण करने से उस एरिया का टोटल आंकड़ा आ जाएगा। जैसे जंगल है हटाया जा रहा उसमें, तो अभी हम आकलन नहीं कर पाते थे कि कितना मुआवजा मिलेगा, लेकिन जब ये दस्तावेजीकरण आ जाएगा तो पता चलेगा कि वहाँ जो पेड़ पौधे हैं उसे होने वाले सालाना आय क्या है, और आय जो है सदियों सदियों चलेंगे कई पीढ़ी तक। तो उसका जब आकलन करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे तो आपका अरबों खरबों में आएगा। तो अभी जमीन अधिग्रहण करना जो है इतना आसान नहीं होगा, मतलब तो इसकी वजह से